बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, हम लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जी लेंज़ेज़ लॉ, जिसके अंदर हमने इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट किया था। आज की वीडियो में हमारे पास टॉपिक है जी म्यूचुअल इंडक्शन। इस म्यूचुअल इंडक्शन के टॉपिक में हम इसका मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट करेंगे और इसके साथ साथ हम एक कॉइल में करंट की वैल्यू को चेंज करके साथ पड़ी हुई दूसरी कॉइल में करंट को इंड्यूस भी करवाएंगे। तो इस चीज़ को आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो लास्ट के टॉपिक में हमने चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट की थी और वहाँ पे जो चेंज था वो दो तरह का था, या तो इंक्रीजिंग चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर डिक्रीजिंग चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमने लास्ट टॉपिक में इंक्रीजिंग चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट किया था, लेकिन डिक्रीजिंग चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से हमने वहाँ पे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट नहीं किया था। तो आज के इस म्यूचुअल इंडक्शन के टॉपिक में हम डिक्रीजिंग चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को भी फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक की सबसे पहले स्टेटमेंट देखिएगा कि द फेनोमेना इन विच अ चेंजिंग करंट इन वन कॉइल induces an EMF in an other coil is called mutual induction। कि अगर एक कॉइल में आप करंट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो साथ पड़ी हुई दूसरी कॉइल में EMF जो है वो इंड्यूस हो जाएगी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। जिस तरह हमारे पास म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है टू फ्रेंड्स के बिटवीन या दो भाइयों के बिटवीन, उसी तरह से यहाँ पे हम दो कंडक्टर्स के बिटवीन जो म्यूचुअल इंडक्शन है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास एक कॉइल है जिसका सिर्फ एक सिंगल लूप शो किया गया है। उसके साथ यहाँ पे सोर्स कनेक्ट है, जिस सोर्स के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे मतलब यहाँ पे करंट की वैल्यू को आप चेंज करेंगे तो इधर साथ पड़ी हुई कॉइल में भी चेंजिंग आना शुरू हो जाएंगी। अगर आप इस कॉइल में करंट की वैल्यू को चेंज करते हैं तो साथ पड़ी हुई कॉइल में भी करंट इंड्यूस हो जाएगा और वो करंट इंड्यूस करंट इस चेंज ऑफ करंट या चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को अपोज करेगा। यही बात हमने लास्ट टाइम लेंज़ेज़ लॉ में देखी थी। अब यहाँ पे सिंगल लूप है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कराने के लिए ये हमने सिंगल लूप लिया है, लेकिन आपकी बुक में इस तरह की एक प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दिखाई गई है जिसमें आपने म्यूचुअल इंडक्शन को डिस्कस करना है। अब स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट इस तरह से करते हैं कि जो चेंज आता है मैग्नेटिक फ्लक्स में वो दो तरह का हो सकता है, या तो इंक्रीजिंग चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स या डिक्रीजिंग चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इंक्रीजिंग का केस भी हम यहाँ पे अगेन डिस्कस करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन में कि एक कॉइल में चेंज करने से दूसरी कॉइल पे क्या फर्क पड़ता है, इस चीज़ को देखेंगे। और फिर हम आगे चल के देखेंगे डिक्रीजिंग चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कि एक प्राइमरी कॉइल में अगर हम करंट की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से डिक्रीजिंग फ्लक्स होगा, जिसकी वजह से हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को सेकेंडरी कॉइल में फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंक्रीजिंग चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को समझते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल है, यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है। इस प्राइमरी कॉइल को अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास एक क्या था जी, आप समझ लें कंडक्टर के ऊपर हमने वायर को वाउंड अप किया हुआ है, तो एक तरह से सोलेनॉइड बन गई है। अब इसके साथ हमने एक स्विच और एक बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है, बैटरी के साथ हमने यहाँ पे एक रियोस्टेट भी कनेक्ट की हुई है। अब इस रियोस्टेट का हमारे पास यहाँ पे फायदा क्या होगा कि हम यहाँ से करंट की वैल्यू को इजीली कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स हम यहाँ से करंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, स्विच ऑन है, करंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट बढ़ जाएगा। अब जैसे जैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब करंट की वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी कि आप इस टर्मिनल को रियोस्टेट के इस पॉइंट पे कनेक्ट करें तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इस यहाँ पे जब कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस के कम होने से करंट बढ़ जाएगा, तो करंट इस प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अब वो फील्ड साथ पड़ी हुई सेकेंडरी कॉइल में से भी पास करेगा। देख रहे हैं आप, ये वाला फील्ड इस कॉइल में से भी पास हो रहा है, तो इस फील्ड की वजह से यहाँ पे करंट इंड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप करंट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। पहले कम था, अब ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे जैसे इस टर्मिनल को पीछे करते जाएंगे करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, तो इसका मतलब करंट की वैल्यू में चेंज आ रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे फील्ड चेंज होगा। फील्ड के चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा। वो फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है वो हम सेकेंडरी कॉइल में देखेंगे, वहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन ये हम आगे आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे सेल्फ इंडक्शन में। अभी आप ये देखें, यहाँ से आप प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे, वो चेंज इंक्रीजिंग चेंज होगा, जिसकी वजह से फील्ड चेंज होगा। फील्ड के चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा, वो फ्लक्स का चेंज आप सेकेंडरी कॉइल में ऑब्जर्व करेंगे।
तो उस फ्लक्स के चेंज होने से यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी तो इंड्यूस्ड करंट भी यहाँ पे पैदा होगा। उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी इस सेकेंडरी कॉइल में, वो हम अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ फाइंड आउट करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पे कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अगर आप प्राइमरी कॉइल में करंट की डायरेक्शन देखें तो वो क्या है जी, ये डाउनवर्ड, हर लूप के अंदर डाउनवर्ड फ्रंट वाली साइड पे, ये आपके पास करंट की डायरेक्शन है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ है उस इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो इस करंट को या फील्ड को अपोज करे। यही लेंज लॉ कहता है ना, प्रीवियस टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे अपोज करेगा। तो इस सेकेंडरी कॉइल में मुझे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन चाहिए। अब वो मैंने डायरेक्शन यहाँ पे शो की हुई है, लेकिन ये कैसे आई है इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स मैं एक चीज़ जानता हूँ कि जो इस सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ होगा वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो वो अपोज एक ही सूरत में कर सकता है कि अगर देखें यहाँ से नॉर्थ यहाँ से साउथ, इसका जो फील्ड होगा उसका ये वाला पोल नॉर्थ होगा, ये वाला साउथ। तो मेरा जो इसमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है वो इस वाले फील्ड को क्या करे, अपोज करे। तो वो एक ही सूरत में कर सकता है कि अगर मेरे पास ये वाला इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल बने और यहाँ पे क्या बने, साउथ पोल बने, तो वो नॉर्थ को रिपेल करेगा। तो यही सूरत हो सकती है कि अगर मेरे पास जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसका लेफ्ट साइड पे नॉर्थ पोल बने और राइट साइड पे साउथ पोल बने, तब जाके ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड या इंड्यूस्ड करंट जो है वो इस चेंज ऑफ फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे पहले सबसे पहले इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट किया है कि उस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का ये वाली जो साइड होगी वो नॉर्थ पोल बनेगी और ये वाली साइड जो होगी वो साउथ पोल बनेगी। अब मेरे पास यहाँ पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ चुकी है कि ये वाला नॉर्थ पोल, ये वाला साउथ। तो अब मैं इस यहाँ सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकाल सकता हूँ। कैसे, थंब को आप नॉर्थ की डायरेक्शन में सेट करें और फिंगर्स को आप कर्ल करवाएं। तो जिस तरफ आपकी फिंगर्स कर्ल करेंगी वो आपके पास क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी। तो ये देखें ये ऐसे जा रहे हैं तो ये आपके पास क्या आ गई, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन आ गई। अब ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देखें, इसको क्या कर रही है, अपोज कर रही है। तो इस तरह से ये इंक्रीजिंग चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से हमने यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को डिस्कस किया। अब स्टूडेंट्स इसी चीज़ को आसान समझने के लिए कि किस तरह की पोजीशन हो रही है, यहाँ से भी समझ सकते हैं कि देखें करंट की वैल्यू को आप इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब इंक्रीजिंग चेंज ऑफ फ्लक्स है। ये प्राइमरी में हो रहा है ना, करंट को आप इंक्रीज कर रहे हैं प्राइमरी कॉइल में, तो इसका मतलब इंक्रीजिंग चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है। तो ये वाली जो सेकेंडरी कॉइल है ये इस वाले को क्या करेगी, अपोज करेगी। ये देखें अपोज कर रही है। तो इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या इंड्यूस्ड करंट है ये क्या कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है। जब अपोज करेगा तो ये वाला पार्ट, इससे इतना हिस्सा कैंसिल हो जाएगा, पीछे ये वाला आपको मिलेगा। तो अब देखें क्या कर दिया, सेकेंडरी कॉइल के इंड्यूस करंट क्या कर रहा है, या चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करते हुए उसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है। क्योंकि आप बढ़ा रहे थे, सेकेंडरी उसको क्या कर रही है, कम कर रही है। कम करके इतना दे देगी आपको। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपोजिशन की वजह से आपको सेकेंडरी कॉइल ने कम करके रिजल्ट दिए, आउटपुट दिए। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम डिक्रीजिंग चेंज ऑफ फ्लक्स को देखते हैं। तो डिक्रीजिंग चेंज ऑफ फ्लक्स में हमने अगेन वही डायग्राम यूज की है कि अब आप इस रियोस्टेट की मदद से करंट को क्या करेंगे, कम करेंगे। ये वाला टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट था तो इंक्रीजिंग चेंज ऑफ फ्लक्स आ रहा था, मैक्सिमम हो चुका था। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आप कम करेंगे, जैसे जैसे इस टर्मिनल को पीछे लेके आएंगे इस तरफ, तो इसका मतलब करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। अब करंट की वैल्यू कम होती जाएगी तो यहाँ पे फील्ड भी कम होता जाएगा। अगर यहाँ फील्ड कम होता जा रहा है तो इस बड़ी 7 कॉइल में से भी फील्ड कम पास करेगा। इसका मतलब यहाँ पे भी फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अब ये कौन सा चेंज है, डिक्रीजिंग चेंज है। वो आप सेकेंडरी में ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। जो आपका डिक्रीजिंग चेंज ऑफ फ्लक्स है वो आप सेकेंडरी में ऑब्जर्व करेंगे। तो अब इसका मतलब यहाँ पे डिक्रीजिंग चेंज ऑफ फ्लक्स है जिसकी वजह से यहाँ पे भी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी तो इंड्यूस्ड करंट भी वहाँ पे पैदा होगा। उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पे गौर करें, उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वही चीज़ यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इंड्यूस अपना करंट की डायरेक्शन ये है प्राइमरी कॉइल में, क्योंकि यहाँ से करंट जाएगा पॉजिटिव, ये ऐसे करंट जाएगा और यहाँ से होता हुआ ऐसे 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 ऐसे। तो इसका मतलब ये तो प्राइमरी में करंट की डायरेक्शन है वही सेम ये वाली।
लेकिन अब हम देखते हैं डिक्रीजिंग चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से सेकेंडरी में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर आप गौर करें तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन भी सेकेंडरी में वही है जो प्राइमरी में करंट की डायरेक्शन है। तो मेरा ख्याल है कि लेंज़ लॉ हमारी बात को गलत साबित कर रहा है या कहीं हम गलती कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, लेंज़ लॉ भी यहाँ पे अपनी बात बिल्कुल ठीक कर रहा है और हम भी अपनी बात ठीक कर रहे हैं। देखें, बात यह है कि लेंज़ लॉ हरगिज़ ये नहीं कहता कि जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन के अपोजिट हो। ये ज़रूरी नहीं है, सेम भी हो सकती है लेकिन अपोजिशन होनी चाहिए। अब किस तरह से यहाँ पे पोजीशन हो रही है देखिएगा। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे करंट को डिक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब आप डिक्रीजिंग की तरफ जा रहे हैं, कमी की तरफ जा रहे हैं, कम कर रहे हैं ना। सेकेंडरी क्या करेगी, उसको बढ़ाएगी, अपोजिशन हो गई। अब सेकेंडरी उसको कैसे बढ़ाएगी देखिएगा। आप इसको पीछे कर रहे हैं, मतलब जैसे जैसे इसको पीछे करेंगे, यहां से करंट कम करेंगे तो इसका मतलब फील्ड कम होता जाएगा। अब ये वाली कॉइल चाहेगी कि फील्ड मेरे अंदर से पास करे, यह पोजीशन हो गई। तो अब कैसे करेगी कि ये एक ही सूरत में इस वाले फील्ड जो कि कम हो रहा है, करंट के कम करने से ये फील्ड कम हो रहा है, इस कम फील्ड को ये सेकेंडरी कॉइल बढ़ाने की कोशिश करेगी। अब वो एक ही सूरत में बढ़ा सकती है कि इसको अपनी तरफ खींचेगी क्योंकि ये कम हो रहा है। तो वो एक ही सूरत में हो सकता है कि इसमें जो इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुआ है या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है, वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के फील्ड की तरह इस तरफ बनाए साउथ पोल और इस तरफ बनाए नॉर्थ पोल। अगर इस तरफ साउथ पोल बनाएगी तो इसका मतलब होगा कि वो साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे वो अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप कम करना चाह रहे थे, फील्ड को कम कर रहे थे, ये वाली कॉइल उसको बढ़ाना चाहती है, अपनी तरफ खींचेगी, तो यह पोजीशन हो गई। तो लेंज़ लॉ तो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो अब मुझे ये चीज़ समझ आ गई कि भाई अगर यहाँ पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इसको अपोज करना चाहता है तो वो एक ही सूरत हो सकती है कि यहाँ पे साउथ बने। अब ये बन गया साउथ पोल, ये बन गया नॉर्थ पोल। अब मुझे चाहिए यहाँ पे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। अब मैं कैसे निकालूंगा, नॉर्थ की डायरेक्शन में अपना थंब सेट करूंगा, फिंगर्स को कर्ल करवाऊंगा, तो जिस तरफ मेरी फिंगर्स आएंगी वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी। तो आप ये देख सकते हैं ऊपर से नीचे फ्रंट साइड में, तो ये हमारे पास क्या है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है। तो यहां से आप मैच करें, ये सेम डायरेक्शन आ रही है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बताना क्या था कि यहाँ पे जो सेकेंडरी कॉइल है वो ये जो फील्ड कम हो रहा था करंट के कम होने की वजह से, इसको खींचेगी अपनी तरफ, ज्यादा करने की कोशिश करेगी। अब वो किस तरह से आप समझे, यहाँ पे आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी निकाल दी। अब वो किस तरह से आपने समझना है, यहाँ से भी समझ सकते हैं, वैसे मैंने समझा दी है लेकिन एक दफा फिर बता देता हूँ कि देखें जो आपका मैक्सिमम करंट था पहले, यहाँ पे टर्मिनल ऐड था, अब आप करंट को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। कम करते करते आपने इतना कर दिया, अब इसका मतलब ये फील्ड कम हो चुका है, इतना हो चुका है। अब ये सेकेंडरी कॉइल क्या चाहेगी कि भाई ये वाला ना बढ़ जाए, अब इसको बढ़ाना है। अगर इसके अपोजिट मैंने साइन यूज कर दिया एरो, तो वो तो इतना हिस्सा और कैंसिल हो जाएगा और कम हो जाएगा, ये तो होना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये जो कम हो रहा है प्राइमरी करंट, इस वाले को ये सेकेंडरी बढ़ाएगी। तब देखें कम होके रेड इतना हो चुका है प्राइमरी में, यानी कि प्राइमरी में फील्ड या करंट इतना हो चुका है, सेकेंडरी चाहेगी कि ये वाला बढ़ जाए। अब ये वाला एक ही सूरत में बढ़ सकता है कि उसी डायरेक्शन में सेकेंडरी इसको खींचेगी, तो उसी डायरेक्शन में ये आपका क्या है, चेंज है, तो ये उसी डायरेक्शन में खींचेगी, तो ओवरऑल आपका इस इंड्यूस करंट का जो इफेक्ट होगा या रिजल्ट होगा वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स देखें कि ये कम होना चाह रहा है, कम हो चुका है। अब अगर ये कम हो चुका है तो सेकेंडरी चाहेगी कि ये बढ़ जाए। अगर ये इस तरह से सेकेंडरी इसको अपोज करने लग गई तो इतना हिस्सा फिर से कैंसिल, फिर तो इतना बच जाएगा, ये तो और कम कर बैठे हैं आप। इसका मतलब सेकेंडरी चाहेगी कि उसी डायरेक्शन में इसको बढ़ाऊं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको पोजीशन मिलेगी। तो ये कम होना चाह रही है और ये इसको बढ़ाना चाहेगी, तो ये डिक्रीजिंग चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से यहाँ पे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन थी। अब स्टूडेंट्स हम इसका मैथमेटिकल प्रूफ कर लेते हैं म्यूचुअल इंडक्शन का। तो उसके लिए हम अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ की इक्वेशन यूज करेंगे। वो क्या है, EMF इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो यहीं से हमने ये वाली इक्वेशन बना ली। अब हम अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे n लूप्स हैं, एक लूप नहीं है इस तरह का,
बल्कि n लूप्स हैं। तो इसीलिए मैं इस इक्वेशन में यहाँ पे n लिखूंगा। तो हमारे पास फैराडेज लॉ के मुताबिक जो इक्वेशन होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की सेकेंडरी कॉइल में वो क्या होगी, ES इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई एस ओवर डेल्टा टी। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो सेकेंडरी में फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइमरी के करंट के, कि अगर आप प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो उतना फील्ड इसमें बढ़ेगा, जितना इसमें फील्ड बढ़ेगा तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड उसमें से भी पास करेगा सेकेंडरी में से। तो इसका मतलब प्राइमरी में करंट बढ़ाने से सेकेंडरी में फील्ड बढ़ता है, फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, ऐसी है ना। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ फ्लक्स जो सेकेंडरी का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या डिपेंड करता है किस पे, प्राइमरी के करंट पे। तो अगर ये बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। इसी तरह अगर इसको आप चेंज कर रहे हैं तो फिर फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा सेकेंडरी में। अगर आप प्राइमरी का करंट चेंज कर रहे हैं तो सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज होगा, उसी को तो हमने ऑब्जर्व किया है। तो अब स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास सिंगल लूप के लिए, अगर हम n लूप्स ले रहे हैं तो यहाँ से आप n से मल्टीप्लाई कर दें तो n डेल्टा फाई एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई पी बन जाएगा। और अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को यहाँ से हटाकर एक कांस्टेंट हम यूज़ करेंगे जिसका नाम क्या है m। तो m यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है जिसको हम नाम देंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो ये n डेल्टा फाई एस इज इक्वल टू m डेल्टा आई पी बन गया, जिसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। यहाँ से आप म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना चाहते हैं तो वो क्या आएगी, m अपनी जगह पे, डेल्टा आई पी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है n डेल्टा फाई एस की, इस इक्वेशन 2 को आप यहाँ इक्वेशन 1 में n डेल्टा फाई एस की जगह पुट कर दें। याद रखिएगा कि n के साथ s भी लिखा हुआ है आपकी बुक में, तो इससे मसला नहीं पड़ता। आपको जाहिर सी बात है यहाँ पे बता दिया गया है कि सेकेंडरी कॉइल की ही बात कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 की वैल्यू आप यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दें। जहाँ n डेल्टा फाई एस आपको नज़र आ रहा है वहाँ ये वैल्यू पुट कर दें। तो हमने पुट कर दी तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब नेगेटिव साइन क्या बता रहे हैं, वही लेंज लॉ वाला, कि हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये बेसिकली अपोज कर रही है किसको जी, चेंज को या कॉज को। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ये अपोज कर रहा है किसको, चेंज ऑफ फ्लक्स को। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ तो यहाँ पे है सेकेंडरी की, तो इसका मतलब सेकेंडरी की इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जो है वो अपोज कर रहा है किसको भाई, इस चेंज ऑफ फ्लक्स को या प्राइमरी के करंट को या प्राइमरी के मैग्नेटिक फील्ड को। तो वो हमने यहाँ पे भी देखा, यहाँ पे भी देखा, और नेगेटिव साइन को हम लेंज लॉ में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ से अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना चाहें तो m अपनी जगह पे, ये वाली चीज़ सारी जाके इधर डिवाइड हो जाएगी। नेगेटिव साइन को अब हमने इग्नोर किया है क्योंकि आपकी बुक में ये लास्ट पैराग्राफ में मेंशन किया गया है कि जब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को फाइंड कर रहे होंगे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसके साथ नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस टॉपिक की डिस्कशन। लास्ट में इसके कुछ एमसीक्यूज हैं इंपॉर्टेंट कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो याद रखिएगा नंबर ऑफ टर्न्स n पे भी डिपेंड करेगी, एरिया ऑफ द कॉइल पे भी डिपेंड करेगी, लेकिन इफेक्टिव एरिया जिस कॉइल का स्मॉल एरिया होगा उस पे डिपेंड करेगी। अगर आप सेकेंडरी कॉइल का एरिया स्मॉल रख रहे हैं तो फिर इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल के एरिया पे डिपेंड करेगी म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर प्राइमरी का स्मॉल रखा हुआ तो फिर प्राइमरी कॉइल के एरिया पे डिपेंड करेगी। तो इफेक्टिव एरिया आपने लेना है। क्लोजनेस ऑफ द कॉइल, जितना आप कॉइल्स को क्लोज रखेंगे उतना म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा होगी, या मतलब आपके पास फील्ड का इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो क्लोजनेस पे भी डिपेंड करती है, और कोर ऑफ द मटेरियल इस पे भी आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करती है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।